सिंपल माइक्रोस्कोप। आज आ गए मैदान में सिंपल माइक्रोस्कोप के बड़े भैया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इनका काम भी वही है जो सिंपल माइक्रोस्कोप का होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप अगर उसको स्मॉलर एक्सटेंड तक करते हैं तो ये बड़े एक्सटेंड तक करते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर ये किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप अगर 5, 10, 20 गुना करके दिखा सकता है तो ये 100 गुना करके दिखा सकता है। ये बड़े लेवल का काम कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप सिंपल था, वो सिंपल काम करता था, ये कंपाउंड भी कॉम्प्लिकेटेड नेचर के काम करते हैं। अदरवाइज दोनों का काम करने का तरीका सेम है, मैकेनिज्म सेम है, प्रिंसिपल सेम है, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला भी सेम है। तो क्या होगा मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला? रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी हमारी फाइनल इमेज तो हमेशा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही बनती है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को जहां भी रखते हैं उसको उठा के फाइनली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखते हैं और फिर वहां से उसका विजुअल एंगल मेजर कर लेते हैं। दोनों का रेशो ही कहलाता है मैग्नीफाइंग पावर। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप लास्ट में पढ़ चुके हैं। चलो आओ आज हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें। इसमें दो कॉन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। सिंपल वाला में क्या सिंपलिसिटी थी, उसमें एक ही कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ था। इसमें क्या है, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। कहने का मतलब ये कि पहले लेंस का मैग्नीफिकेशन भी इन्वॉल्व होता है और दूसरे लेंस का मैग्नीफिकेशन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अब ये ए बी नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को बहुत बड़ा करके देखना है, वो हम रखते हैं जिस लेंस के सामने उसको रखते हैं वो लेंस कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी की ओर रखा जाता है, इसलिए छोटा सा लेंस ये ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद कहलाता है। दूसरा लेंस हमारा साइज में बड़ा है, तो क्या रीजन है इसका कि ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आती है, जो ऑब्जेक्ट की ओर है वो छोटा, और दूसरा लेंस जिसको हम आई लेंस कहते हैं या आईपीस लेंस कहते हैं वो बड़ा क्यों होता है? पहले ये समझो। ऑब्जेक्ट छोटा सा देखना है ना, तो क्या बड़े लेंस की जरूरत है? ऑब्वियसली बड़े लेंस की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े साइज की छोटा सा ऑब्जेक्ट माइक्रो साइज ऑब्जेक्ट, तो छोटे मोटे लेंस से स्मॉल एपर्चर के लेंस से हमारा काम हो जाएगा। बड़े लेंस की जरूरत क्या है? ये वाला लेंस हम बड़ा क्यों रखते हैं? मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए, और ये जितना ज्यादा होगा उतनी ही लाइट गैदरिंग इसकी कैपेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा लाइट को ये कलेक्ट कर रहा होगा उतनी ही हमारी फाइनल इमेज ब्राइटर बनेगी। दैट इज द ओनली रीजन। इतना बड़ा एपर्चर क्यों लेते हैं? बड़ी ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कलेक्ट करेगा, ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा तो इमेज की जो क्लैरिटी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, चलो पहले डायग्राम समझते हैं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन। कहने की बात नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये फार्मूला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अकेला आता है तो 3 मार्क्स का, या इसके साथ साथ कोई छोटा मोटा क्वेश्चन इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे देते हैं तो ये 5 मार्क्स में भी आता है, और ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो चलो पहले इसका डायग्राम समझें। डायग्राम ड्रॉ करना ही इसमें बड़ा खेल है, उसके बाद इसका फार्मूला का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलो पहले फार्मूला समझते हैं। इसका फार्मूला के बाद मुझे आने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई, पहले फार्मूला राइट कर ले। हाँ कर ले, फार्मूला राइट, लेकिन पहले हम इसका डायग्राम तो समझ लेंगे, फार्मूला भी ड्रॉ कर लेंगे। चलो पहले डायग्राम समझते हैं। ये दोनों लेंसेज हैं, एक ऑब्जेक्टिव कहलाता है, दूसरा आईपीस कहलाता है। दोनों के प्रिंसिपल एक्सेस कॉमन है, नंबर 1 ओवर इसका ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्टिव लेंस का O2, आईपीस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। इसका फोकस F0 है, इसके फोकस के जस्ट बियॉन्ड वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस ऑब्जेक्ट को मुझे बड़ा करके देखना है, यानी जिसकी मुझे मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन करनी है। AB is the micro object which is to be observed, which is to be seen. कहां रखा है? फोकस से जस्ट आउटसाइड। अब यहां भी मैकेनिज्म, आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लेंस के जितना नजदीक आते हो उसकी इमेज बढ़ती जाती है, उसका मैग्नीफिकेशन बढ़ता जाता है।
लेकिन आप बढ़ाते बढ़ाते इसको फोकस के अंदर थोड़ी रखोगे, फोकस के या फोकस पर नहीं रखोगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, हमारा पर्पस सब नहीं होगा। और फोकस के और लेंस के बीच में रखोगे तो उसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी जो कि हम यूज नहीं कर सकते फर्दर मैग्निफिकेशन के लिए। सो फॉर दिस रीजन आवर ऑब्जेक्ट इज टू बी, लिख लो, ऑब्जेक्ट शुड बी जस्ट आउटसाइड FO। लिख देता हूं यहां, ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, आप लिख रहा है ऑब्जेक्ट शुड बी, यहां लिख लो बेटा, ऑब्जेक्ट AB FO, ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, फोकस है ये, ऑब्जेक्ट AB FO के जस्ट आउटसाइड होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए, लिख लो। हमारा ऑब्जेक्ट है भी ऑब्जेक्टिव लेंस FO के जस्ट आउटसाइड होना चाहिए फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू यू, अभी हाल मैंने बताया। अब इसकी इमेज कहां बनती है भैया, ये रे ऑफ लाइट इसके फोकस से पास होती है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जहां भी दोनों रेज मिलकर जाती है वो ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। तो इसकी इमेज बनी CD, देखो इसने मैग्नीफाई कर दिया, थोड़ी बड़ी इमेज बना दी CD करके, थोड़ा मैग्निफिकेशन आ गया। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, यहां देखो MO is equal to CD upon AB, height of the image CD upon height of the object. Is that clear? Okay. अब देखो हम अपने eyes को आगे पीछे घुमाते हैं, सरकाते हैं by means of knob, knobs ऐसी होती है, knobs को घुमाते ही हमारा eyepiece travel करता है, traveling microscope इसलिए कहते हैं, it moves forward and backward move करता है, travel करता है। हम इसको ऐसी पोजीशन में ले आते हैं कि ये इमेज CD इसके फोकस FE दिख रहा होगा, मैं दोबारा क्लैरिटी से बता दूं, इसके फोकस FE और लेंस के बीच में बने क्या, इस ऑब्जेक्ट AB की इमेज CD। तो ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसको कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, हम इस आईपीस लेंस को आगे पीछे ट्रेवल करा सकते हैं बाय मींस ऑफ नॉब्स, नॉब्स घुमाते हैं इसकी पोजीशन एडजस्ट हो जाती है। तो वी मूव इट इन सच अ मैनर दैट, लिसन वेरी केयरफुली, इसको ऐसी पोजीशन में हम लाके एडजस्ट करते हैं, आईपीस लेंस की बात हो रही है, कैसी पोजीशन में कि ये इस ऑब्जेक्ट AB की इमेज CD इसके फोकस FE और लेंस के बीच में बने, एंड हमारी फाइनल इमेज ये बन रही है, हमारी फाइनल इमेज, ये हमारी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पर बनना चाहिए फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। यही बात आपको लास्ट टाइम में समझाई थी सिंपल माइक्रोस्कोप का, आप डेरिवेशन एक बार दोबारा देख सकते हैं, इस चीज को मैं दोबारा समझा रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो भैया सिंपल कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट यही इन्वॉल्व होता है। सुन लो कॉन्सेप्ट ध्यान से, इसको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि इस आईपीस आगे पीछे ट्रैवल कराया जा सकता है, हम इसको ऐसे आगे पीछे कैसे ट्रैवल कराते हैं, बाय मींस ऑफ नॉब्स, नॉब्स को घुमा के आगे पीछे इसको चला के इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस पोजीशन बाय मूविंग इट, ठीक है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इसको ऐसी पोजीशन में एडजस्ट करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट AB की इमेज CD इसके फोकस FE और लेंस के बीच में बने, नंबर 2 फाइनल इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होना चाहिए, ऐसी एडजस्टमेंट इसकी करते हैं। अब यहां से देखो ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इसके ऊपर आ रही है, इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, ये मैंने यहां पर देखो ये यहां पर इंटरसेक्ट हुई, और मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं, ये वाला जो फंडा है, कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यार ये हो क्या रहा है, ये क्या, ये तो हवा में बन रही है ना इमेज, तो यहां से लाइट कैसे निकल रही है, तो देखो ये फंडा है इसका, एक रे ऑफ लाइट यहां से दोनों रेज ऑफ लाइट क्या हुई, इंटरसेक्ट हुई, एक ये और एक ये, और इन रेज ऑफ लाइट का क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन। फाइनल इमेज कहां बनती है, यहां, एक रे ऑफ लाइट ये आ रही है, ये वाली, एक रे ऑफ लाइट ये आ रही है, ये आ रही है, एक रे ऑफ लाइट ये आ रही है, तो दोनों यहां से ऐसे क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, और फाइनल इमेज कहां हो जाती है हमारी, ये हमारी फाइनल इमेज GH पर बन जाती है, समझाने के लिए। तो लेकिन मैंने इतना एसिडिटी लिया, यहां से ये रेज ऑफ लाइट ऐसे निकल रही है, एक्चुअली पूरा यहां से कैसे आती है रेज ऑफ लाइट ऐसे, ये रेज ऑफ लाइट आती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, लेंस का नेचर है कन्वर्ट करने का, वो रेज ऑफ लाइट को बेट करने का, कन्वर्ट करने का, ठीक है। ओके, तो ये रेज ऑफ लाइट आती है और
ये CD इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। ये CD इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, क्यों? क्योंकि ये इसके फोकस और लेंस के बीच में बन रहा है, तो ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है। किसके लिए? आईपीस लेंस के लिए। क्या CD क्या बन जाता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब जब भी किसी लेंस और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज होता है। आपको बोलोगे वर्चुअल इमेज क्या होती है? और ऑब्जेक्ट उल्टा है। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन्वर्शन कहां होता है? इन्वर्शन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड इमेज किसको कहते हैं? अगर ऑब्जेक्ट एक तो उसकी इमेज इन्वर्टेड, ये इन्वर्जन कहलाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट भी इन्वर्टेड और इमेज भी इन्वर्टेड तो ये इन्वर्जन नहीं कहलाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट जो होता है तो जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड उसकी वैसे वैसे इमेज होती है, वर्चुअल इमेज बन जाती है। बात समझ में आ गई होगी। तो GI इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी इस आईपीस लेंस में। तो आईपीस लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या हुआ? MP is equal to height of the image GI upon height of the object CD। ये डायग्राम में कैसे फाइनल इमेज इस डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बना दी? फाइनल इमेज ने बनाया एंगल B का विजुअल एंगल इसको हम कहते हैं। फाइनल इमेज सबटेंड्स एन एंगल B का है। आईपीस आई के ऊपर R, ये I की लोकेशन है वेरी क्लोज टू द R लेंस। आईपीस लेंस की फोकस थी इसको आईपीस लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑब्जर्वर इसी की आईज देगा ऑब्जर्वर की पोजीशन है, जहां से ऑब्जर्वर देखा अपनी आईज से, इसलिए इसको आईपीस लेंस कहते हैं। तो ये बीटा किसने बनाया? फाइनल इमेज ने बनाया, विजुअल एंगल NDI। ठीक है, अब कहां बनाया? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है भाई? इस ऑब्जेक्ट AB को भी उठा के इस नई पोजीशन GH पर रख दो, ठीक है, या एडज बीडज पर रख दो, मैंने GH ले लिया, कोई बात नहीं, हंसी बात नहीं। तो अब यहां से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से इस ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया? विजुअल एंगल अल्फा बनाया। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां? मैं लिख सकता हूं AB जो है उसी की नई पोजीशन GH है। GH is nothing but a new position of AB। AB की नई पोजीशन क्या? GH। इसको उठा के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर GH पोजीशन में रख दिया, उसने यहां पर एंगल बनाया विजुअल एंगल। इतना डायग्राम ड्रॉ करो। अब हम इसको कितना सिंपल आप देखना। अब डेरिवेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कहने का मतलब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हर 2-1 साल में रिपीट हो जाता है। या कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है या टेलीस्कोप आता है, दोनों में से कभी भी कोई सा भी आ जाता है एग्जाम में। सिंपल माइक्रोस्कोप भी आ जाता है कभी-कभी, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादा आता है, टेलीस्कोप ज्यादा आता है। कभी-कभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कभी टेलीस्कोप, कभी दोनों चॉइस में है। तो आप डायग्राम ड्रॉ करो, हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट। ओके, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर को हम लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा। लिख दिया tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख दिया, ठीक है। तो यही होता है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। विजुअल एंगल बीटा सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल अल्फा सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर लोकेटेड हियर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो बीटा अपॉन अल्फा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा माइक्रो साइज है, स्मॉल एंगल सारे ऑब्जेक्ट स्मॉल है, सारे एंगल भी स्मॉल है। स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा और tan थीटा की बात होती है, तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट करो, वैल्यू हो जाएगी tan बीटा की क्या ले लेंगे वैल्यू? tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी tan बीटा परपेंडिकुलर GI अपॉन O2G, GI अपॉन O2G परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर GI अपॉन बेस O2G बीटा, ठीक है, अपॉन tan अल्फा। ये tan अल्फा अल्फा दिखाई दे रहा है, तो GH अपॉन GH परपेंडिकुलर अपॉन O2G, ठीक है। तो अब इसको लिख दो GI अपॉन O2G इनटू O2G, है ना। GH नीचे आएगा, यहाँ GH आ जाएगा, लेकिन GH क्योंकि AB के बराबर है तो मैं एक स्टेप कम करके यहाँ AB लिख देता हूँ। तो G O2G से O2G कैंसिल भी हो गया। M is equal to GI upon AB, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, इक्वेशन 1 हो गया। अब मैंने बताया कि यहाँ ये वाला लेंस भी मैग्नीफाई कर रहा है इमेज का साइज, और ये वाला तो कर ही रहा है। जब दोनों लेंसेज हैं तो दोनों
फाइनल इमेज के साइज को, तो क्या दोनों का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली जब दोनों लेंसेज का कंट्रीब्यूशन है तो दोनों लेंसेज का मैग्नीफाइंग पावर इस फॉर्मूला में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कैसे? देखो GI ये टर्म किसका आ रहा है? यहाँ है GI, कितनी वैल्यू है GI की? यहाँ से MECD, और AB की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? यहाँ से देखो AB की वैल्यू आएगी CD अपॉन MO। तो मैं स्टेप्स कम करने के लिए लिख रहा हूं यहां m इज इक्वल टू GI को मैं क्या लिख सकता हूं? ME इनटू CD, ME इनटू CD किसकी जगह लिख दिया? GI की जगह लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि भाई इस डेरिवेशन में दोनों लेंसेज का कंट्रीब्यूशन है तो दोनों की मैग्नीफाइंग पावर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो दैट शुड अकर इन द फाइनल फार्मूला। तो GI की जगह में ME की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? हां कर सकता हूं। ME की वैल्यू कैसे आएगी? GI की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, GI ME into CD, तो ये लीजिए यहां पर ME इंट्रोड्यूस हो गया अपॉन ये आ गया अपॉन। अब AB क्या है? यहां से देखो AB है CD अपॉन MO, तो AB की जगह अगर मैं यहां इसकी वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो MO भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा CD अपॉन MO। देख लो कि क्या मेरे स्टेप्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं? आ रहे हैं, ठीक है। तो CD से CD कैंसिल हो गया, ये MO ऊपर चला जाएगा, इट मींस M इज इक्वल टू MO ऊपर गया और ME एज इट इज। देखिए दोबारा इस स्टेप को यहां से अब तो कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस O2 G, परपेंडिकुलर GI अपॉन O2 G, ये आ गया tan बीटा का काम पूरा हो गया। अपॉन की जगह अपॉन आ गया, tan अल्फा परपेंडिकुलर GH अपॉन O2 G, परपेंडिकुलर GH अपॉन O2 G, ठीक। तो GI अपॉन O2 G इनटू O2 G ऊपर ले गए, इसको इनटू किया, वो GH नीचे आ गया, GH की जगह AB कहां से आ गया? क्योंकि GH इज इक्वल टू AB, इस और AB ऑब्जेक्ट को ही GH पोजीशन देगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर, जहां से इसने अल्फा बनाया विजुअल एंगल। क्लियरली आपको दिख रहा है कि बीटा कितना ज्यादा है कंपेयर टू अल्फा, लीगल है डेफिनेशन। तो यहां पर मैंने GH की जगह रख दिया AB रख दिया, O2G से O2G ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। तो अब ये फार्मूला आ गया M इक्वल टू GI अपॉन A, ठीक है। अब मैं कहने का मतलब ये था यार कि भाई इस में दो लेंसेज हैं, दोनों का मैग्नीफाइंग, क्योंकि दोनों ही फाइनल एज को मैग्नीफाई कर रहे हैं तो दोनों के मैग्नीफिकेशन में कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। तो GI की जगह में यहां से ME into CD रख देता हूं, ME into CD, तो ME इंट्रोड्यूस हो गया, और AB की जगह यहां से CD अपॉन MO, अगर AB की वैल्यू निकाल के CD अपॉन MO यहां रख दूं तो MO भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो M इक्वल टू क्या हो गया? MO into AB, ये है आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मैग्नीफाइंग पावर MO into AB, दो लेंसेज के मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट दिख रहा है, दो लेंसेज के मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट M इज इक्वल टू MO into ME, यही है। मैं दोबारा लिखूंगा, शायद आपको स्क्रीन पे दिखा है कि मुझे कंफ्यूजन है, मैं अलग से लिखूंगा इसको या सारी स्टेप्स मिटा के फिर से लिखूंगा इसको मैं यहां, ताकि क्लैरिटी सब आपके स्क्रीन के ऊपर बाकायदा से आ जाए। M इज इक्वल टू, यहां लिखा हूं बेटा, रीड करें, M इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको ऊपर ले जाओ तो MO into ME, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला होता है क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द मैग्निफिकेशन, मतलब तो यही है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। और अब सिंपल कैलकुलेशन कर देते हैं यहां, ठीक है। ये तो याद रखना फॉर्मूला लिखे, दोनों लेंसेज के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट और ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों लेंसेज के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलो आगे कंटिन्यू करें। मैग्निफिकेशन क्या होता है? कोई फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता ही है, एक फार्मूला और भी होता है, वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मैं इसको लिख सकता हूं VO अपॉन VE UE, होता है कि नहीं? और इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO,
इनटू VE अपॉन UE। यार क्या किया, कुछ नहीं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ VO क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन है VO अपॉन U। इसको क्यों VE अपॉन UE क्यों लिखा, क्योंकि आईपीस लेंस का मैग्नीफिकेशन है। ठीक, ओके। अब इसको और आगे लिखा है इसका VO अपॉन UO इनटू VE की जगह में क्या लिख सकता हूं, D अपॉन UE। सब के सब नेगेटिव आएंगे, सब के सब ये दोनों, ठीक है। आप साइन कन्वेंशन देखो, सिंपल साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, तो ये VO क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये VO बना दो यार, ताकि थोड़े फील आ जाए। ये VO ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनी, CD का डिस्टेंस यहां से VO, और ये क्या है, ये UO। तो ये UO तो नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव आ गया। और इसके लिए देखो ये डिस्टेंस, ये जो CD है, इसके लिए क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट UE। और ये क्या बन गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, ये इसके लिए हो गया VE। तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे, माइनस माइनस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस, समझ में आ रहा है, ये माइनस माइनस एक दूसरे को मार देंगे, माइनस VO अपॉन UO इनटू D अपॉन UE। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। बड़ा मजा आएगा आपको, इस पर बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में तो आता ही है। इसका कैलकुलेशन डायग्राम भी इंटरेस्टिंग है, इसका डेरिवेशन भी इंटरेस्टिंग है। तो ये नोट कर दिया, चलो ये नोट कर लिया हो, तो मैं फिर ऊपर की कहानी साफ करके मैदान साफ करवा के अब हमारे में करेंगे, हम इस आईपीस लेंस के ऊपर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके 1 अपॉन UE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, लेंस फॉर्मूला अप्लाइड टू लेंस फॉर्मूला applied to eyepiece lens, eyepiece lens, lens formula applied to eyepiece lens। यहां लिख रहा हूं, क्या है, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। यही लेंस फॉर्मूला होगा, बट इट इज अप्लाइड टू आईपीस लेंस। तो सब स्क्रिप्ट सब जगह E लिख दिया, ठीक, ओके। 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन फाइनल इमेज मेरी कहां बन रही है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन पर बन रही है, माइनस D आ गया, माइनस 1 अपॉन ये माइनस E है, ये भी माइनस आएगा, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड है D, यानी VE और D दोनों लेफ्ट साइड है, दोनों नेगेटिव आएंगे। तो इमेज डिस्टेंस क्या हुआ, आईपीस लेंस के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन D, दोनों लेफ्ट साइड है, इसलिए नेगेटिव आएंगे। तो मुझे 1 अपॉन UE की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी, इसके माइनस 1 प्लस हो गया, 1 अपॉन UE इज इक्वल टू, ये साइड चेंज हो इसका 1 अपॉन D हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन FE। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। क्या करूंगा, यहां इसकी वैल्यू पुट करो, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। 1 अपॉन U की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में कर दूंगा सब्स्टिट्यूट। अब ये ऑब्वियसली ये स्टेप आप यहां थोड़े नहीं आएंगे, है ना, तो अब आप यहां से यहां रिज्यूम करोगे, तो ये वैल्यू 1 अपॉन UE की मैं याद रख रहा हूं। ये इक्वेशन लिख दो आप दोबारा, आप ये इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, और अब n इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इनटू D इनटू 1 अपॉन UE की वैल्यू लिखनी है 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन FE। ठीक है, देखो आप बोलोगे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमारी फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही है, इसलिए माइनस साइन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन हियर, बिकॉज़ आवर फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, इसमें माइनस साइन का ये सिग्निफिकेंस है। यहां ब्रैकेट ओपन करो बेटा, आप ये नोट कर लिया होगा, कर लिया, कर लो, चलो रिवाइंड करके देखना, स्क्रीनशॉट लेना, बैक करके देख लेना। m is equal to n magnifying power is equal to minus VO upon UO। याद रखना, ये डेटा दिया रहेगा आपको, ये डेटा आपको मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां रखी हुई है, कैसी इमेज बनती है, उसे कैसा डिवाइडर्स भी आते हैं इसके ऊपर। ब्रैकेट D का करो, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करके D upon D 1
प्लस d अपॉन Fe, ये d अपॉन Fe आ गया और ये आपका फेमस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसका एक और फॉर्म है, इसका एक और फॉर्म आप और देख लीजिए। देखो फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन, यहां आ जाओ सब तो जल्दी से। फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन हमारा ऑब्जेक्ट FO के जितना नजदीक हो उतना पॉसिबल होना चाहिए। फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, फॉर ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर M, UO should be approximately equal to F। यानी U जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के जस्ट आउटसाइड होना चाहिए, सो दैट ये UO, फिर से फील कराओ आपको किधर है भैया UO, देखो ये इसकी फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट हमारा AB लेंस के काफी नजदीक रखा हुआ है UO, तो ये बहुत नजदीक होना चाहिए, हमारा मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी, मतलब UO should be just more than FO, approximately equal to FO, इसको हम ले सकते हैं। तो UO equal to FO आ गए न्यूमेरिकल्स में, ये लेके जाएंगे अगर करके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इसके ऊपर एक, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टेलीस्कोप, इसके बाद डिस्कस करेंगे पहले मैग्नीफाइंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर कुछ फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, तो सॉरी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। UO equal to FO होना चाहिए। और दूसरी चीज देखो यार, ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई CD, तो ये आपको दिखाई दे रहा है VO is equal to UO, VO ये दिखाई दे रहा है आपको, लेंस और इस इमेज के बीच का डिस्टेंस, VO इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये दोनों लेंसेस के बीच का डिस्टेंस है, इसको लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कहते हैं। व्हाट इज L हियर? L इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब दोनों लेंसेस के बीच का डिस्टेंस है। तो ये जो इमेज CD आपको दिखाई दे रही है, ये CD इमेज, ये इस ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर के लिए इट शुड बी एज मच क्लोज टू द आईपीस लेंस एज मच पॉसिबल। लिसन इट अगेन वेरी केयरफुली। फॉर ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर CD, the image formed by the objective lens should be as much closer to the eyepiece lens as possible, मतलब VO should also be approximately equal to L, VO should also be approximately equal to L। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मॉडिफाई हुआ, क्या हो गया, ये हो गया M is equal to माइनस VO की जगह L अपॉन UA की जगह FO, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं, 1 प्लस D अपॉन FE। अब आप सुनिए इसके न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या होती है। एक ऑब्जेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसकी फोकल लेंथ आपको FO दी हुई होगी, FO दी हुई होगी, वो बोलेगा उसके सामने मान लेंगे उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मान लेके जा रहा है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना डिस्टेंस के ऊपर, 12 सेंटीमीटर के ऊपर। ध्यान से सुनो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, आप खुद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आपकी बुक में देखिए जो एग्जांपल्स दिए हैं न्यूमेरिकल्स। तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर का, बियॉन्ड ही ऊपर 12 सेंटीमीटर पर रखा हुआ। तो FO और UO से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, VO कैलकुलेट कर लोगे, VO नहीं दिया जाएगा, VO कैलकुलेट कर लोगे। तो अब बोलते हैं फाइनल इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। अगर आईपीस लेंस की फोकल लेंथ सो एंड सो है 15 सेंटीमीटर या कुछ भी जो भी दिया हुआ है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैलकुलेट करिए। ये वो वाले प्रॉब्लम होते हैं, बच्चा पढ़ता है और आप उनको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, अरे यार भैया पता नहीं क्या दिया, न्यूमेरिकल पल्ले नहीं पड़ रहा भैया, पर तो दूसरे टॉपिक के ऊपर आ जाओ यार, प्रैक्टिस कर लो, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक एग्जांपल है, इसी से मिलते जुलते सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, कभी ये डेटा दे देंगे, कभी कुछ डेटा दे देंगे, कभी मैग्नीफाइंग पावर दे देंगे, बोलेंगे इसकी फोकल लेंथ FO कैलकुलेट करो, या FO भी दिया होगा तो बोलेंगे FE कैलकुलेट करो, कुछ भी एक कोई भी इन सब में से कोई भी एक क्वांटिटी इस फॉर्मूला की बेसिस के ऊपर कोई भी एक क्वांटिटी अननोन रखी जा सकती है। यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटी आ रही है, एक UO भी नहीं, VO भी नहीं दिया, M भी नहीं दिया, दो अननोन क्वांटिटी आ रही है। लेकिन क्या किया आपको
करती है, तो आगे भी तो ना करते। देखो FO यहाँ मान लो फर्स्ट कर लो, FO की वैल्यू दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर और UO कितना दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर VO आ जाएगा, यस VO आ जाएगा। ठीक, अब मुझे कैलकुलेट क्या और क्या दिया हुआ है, मुझे FE दिया हुआ है। FE कितना दिया हुआ है, सपोज FE की वैल्यू कितनी हुई है 5 सेंटीमीटर मान लिया 5 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट तो D की वैल्यू क्या देने की जरूरत है, D की वैल्यू अंडरस्टूड होती है, कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो अब आप यहां से देखिए VO और UO ये वाला इशू क्लियर हो गया। UO दिया हुआ था, FO दिया हुआ था, VO नहीं दिया हुआ था, तो VO हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। मैग्नीफाइंग पावर पूछी थी इसमें, तो FE तो दिया हुआ, D मुझे मालूम है, डेटाबेस से इस फॉर्मूला में पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। दूसरे तरीके से कैसा आता है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के बहुत फोकस के जस्ट आउटसाइड रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव के फोकस के जस्ट आउटसाइड रखा हुआ है, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, L दिया हुआ है और FO दिया हुआ है, L दिया है, FO दिया है। आईपीस लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है, मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करो, इससे भी हो जाएगा न्यूमेरिकल, आसान न्यूमेरिकल। लेकिन किसी भी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करने के पहले उस फार्मूला का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट पहले समझा जाता है, न्यूमेरिकल्स बाद में किए जाते हैं। तो अब होपफुली कि आपको ये न्यूमेरिकल्स का आइडिया हो गया होगा। न्यूमेरिकल डरने के नहीं होते, करने के होते हैं। न्यूमेरिकल्स करने बैठो तो पहले इस फॉर्मूला को ट्राई कर लो, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लो, वैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं करा जाता। जब न्यूमेरिकल्स आप कर लोगे तो एमसीक्यूज करते कहां यार, एमसीक्यूज तो 2-3 स्टेप के होते हैं, 3-4 न्यूमेरिकल्स तो आसान नहीं होता। तो पहले न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, उसके बाद एमसीक्यूज को ट्राई करना, एमसीक्यूज को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगले टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप, फिर ये आपका रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला टर्म आपका लास्ट टर्म होगा, फिर मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसी तरह लाइव क्विज आपका कवर कर लूं। बहुत अच्छा है, लाइव क्विज आपका ले लूं, देखो कब होता है ये, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। बट अब अगली क्लास हमारी रे ऑप्टिक्स की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। बड़ा सॉफिस्टिकेटेड है, बड़ा मजा आने वाला है वेव ऑप्टिक्स में। लेकिन चलते चलते आपसे एक बात दोबारा कर दूं कि वेव ऑप्टिक्स अगर अच्छी तरह से कंफर्टेबली समझना चाहते हो तो वेव ऑप्टिक्स मत पढ़ना, वेव ऑप्टिक्स मत पढ़ना। आप लोग यानी तो हमेशा पहले चैप्टर के पढ़ने की बात करते हैं, आज बोल मत पढ़ना, हाँ मत बोल रहा हूं मत पढ़ना। तो फिर क्या करना है, पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा सा पढ़ लेना, वैसे कॉन्सेप्ट फेज क्या होता है, फेज एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले वो पढ़ लेना, फिर आप वेव मोशन पढ़ना। वेव मोशन में वेव के कॉन्सेप्ट्स क्या है, वेवलेंथ क्या होती है, वेव फ्रंट क्या होता है, ये पढ़ लेना। उसके बाद आपसे मैं कहूंगा कि हाँ अब आप वेव ऑप्टिक्स की रीडिंग लगा लो, हम अगले टर्म में वेव ऑप्टिक्स इसका स्टार्ट करेंगे। वेव नेचर ऑफ लाइट शुरू करेंगे, याद रखो ये वेव नेचर ऑफ लाइट आगे जाके पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टिकल नेचर आ जाएगा इसमें। कहां वेव नेचर फेल हुआ, कहां पार्टिकल नेचर सर्वाइव किया, कहां वेव नेचर एप्लीकेबल लाइट का, कहां पार्टिकल नेचर एप्लीकेबल, यही होता है डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, डुअलिटी ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर यही है। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी बातें अगले टर्म में हम करेंगे। टिल देन